क्रॉप इंप्रूवमेंट का फर्स्ट लेक्चर है क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट, फसल उन्नयन प्रथम, रबी क्रॉप्स या रबी फसलें। तो सबसे पहले कौन कौन सी रबी फसलें आपके सिलेबस में है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो धान्य फसलें या सीरियल्स हैं गेहूं, जई, जौ। दालें या पल्सेस की बात करें तो इसमें चना, मंसूर और खेत मटर। तेल बीज फसलें या ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो इसमें तोरिया, सरसों और सूरजमुखी है। चारा फसलें यानी कि फूडर क्रॉप्स की अगर अपने बात करें तो बरसीम, जई और ल्यूसन की बात करेंगे। और फिर नगदी फसलें या कैश क्रॉप्स की बात करें तो इसमें एक क्रॉप आती है गन्ना। उसके बाद बीज, मसाले और औषधीय पौधे यानी सीड, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स की अगर अपने बात करें तो इसमें जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ईसबगोल जो फसलें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा सब्जियां या वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें एक ही फसल आपके सिलेबस में है, आलू। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो पॉलीप्लॉइडी या स्व बहुगुणिता की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं हैं अगर उनके अंदर जीनोम की 2 से अधिक प्रतियां उपस्थित हैं और सभी की सभी जो प्रतियां हैं वो एक ही प्रकार की हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एक ही जाति से संबंधित हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्व बहुगुणिता या ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसमें त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है वो हमें 3x से इसको प्रदर्शित करेंगे और x जो है वो यहाँ पे एक ही प्रकार के जीनोम को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, केला जो है उसके जीनोम में त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है। उसके बाद पर बहुगुणिता या एलोपॉलीप्लॉइडी की अगर अपने बात करें तो जब पादप कोशिकाओं के अंदर 2 से अधिक जो जीनोम उपस्थित होते हैं अगर वो भिन्न प्रकार के हों, या हम कह सकते हैं कि अगर वो अलग अलग जातियों से आए हुए हों, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पर बहुगुणिता या एलोपॉलीप्लॉइडी। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो जैसे चतुर्गुणित या टेट्राप्लॉइड है तो इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे 2x1 + 2x2 से। यहाँ पे x1 एक प्रकार का जीनोम है, x2 दूसरे प्रकार का जीनोम है। ऐसी कंडीशन हमें सरसों के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद षटगुणित की बात कर लेते हैं, हेक्साप्लॉइड। तो इसमें 2x1 + 2x2 + 2x3 इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्रकार के जीनोम हैं, x1, x2 और x3, जो कि अलग अलग जातियों से आए हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें गेहूं के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे एम्फीडिप्लॉइड या उभय द्विगुणित क्या चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, जब 2 अलग अलग जातियों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो अंतराजातीय संकर प्राप्त होता है। अब ये जो अंतराजातीय संकर है इसमें दोनों जातियों से आए हुए जो जीनोम हैं अगर वो द्विगुणित अवस्था के अंदर उपस्थित हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं उभय द्विगुणित या एम्फीडिप्लॉइड। इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, सरसों। तो इसमें देख सकते हो आप, उभय द्विगुणित पे 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन क्या होता है। तो इसकी अवधारणा जो है वो एन आई वैविलोव के द्वारा सबसे पहले दी गई थी। इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जीवों का एक समूह जो है वो सबसे पहले भिन्न लक्षणों को विकसित करता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं उत्पत्ति केंद्र। तो उद्भव केंद्र या उत्पत्ति केंद्र पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, ये आपको लिखनी है। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ रीजन की अगर अपने बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। सबसे पहले प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें पौधों की जातियां जो हैं उनकी अधिकतम विविधता उपस्थित होती है और उसके साथ साथ जो पादप जातियों के जंगली संबंधी हैं वो भी वहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ये आमतौर पर अकृष्य क्षेत्र होते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि नहीं की जाती है, जैसे पहाड़, पहाड़ियाँ, नदी घाटियाँ और जंगल आदि। दूसरा है द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र या सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन। तो ये एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर पादप जातियों की अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है परंतु जो जंगली संबंधी हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसा जो केंद्र है वो द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है और ये आमतौर पर कृषि क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर पादप जातियों की कृषि की जाती है। अब इस पे क्वेश्चन देखो, 2 नंबर में परिभाषा इसकी पूछी हुई है, उद्भव के द्वितीय केंद्र को समझाइए। तो द्वितीय केंद्र जो है उसकी परिभाषा आपको देनी है। अब प्राथमिक केंद्र और द्वितीय केंद्र में क्या क्या अंतर होते हैं। अब प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र की बात करें तो यहाँ पे आनुवंशिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि द्वितीय उत्पत्ति केंद्र पर आनुवंशिक विविधता बहुत कम होती है। प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र जो है उसमें प्रभावी जीनों की संख्या अधिक होती है, जबकि द्वितीय केंद्र पर अप्रभावी जीनों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक केंद्र पर जो जंगली लक्षण है पौधों के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं, जबकि जो द्वितीय केंद्र है यहाँ पर पौधों में अधिकतर वांछित लक्षण देखने को मिलते हैं। प्राथमिक केंद्र जो है यहाँ पर जीन विनिमय कम होता है पौधों के अंदर, जबकि जो द्वितीय केंद्र है यहाँ पे हमें पौधों में जीन विनिमय अधिक देखने को मिलता है।
जो प्राथमिक केंद्र है उसमें केवल प्राकृतिक वर्ण ही होता है, जबकि जो द्वितीयक केंद्र है इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के जो वर्ण है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद 8 उत्पत्ति केंद्र या 8 सेंटर्स ऑफ रीजन की अगर अपने बात करें तो इसमें से पहले 6 उत्पत्ति केंद्र हैं चाइना या चीन, इंडियन सेंटर यानी भारतीय केंद्र, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, माइनर एशिया, उसके बाद मेडिटेरेनियन सेंटर या भूमध्य सागरीय केंद्र और इथोपियन सेंटर या इथोपियाई केंद्र। तो पहले 6 जो उत्पत्ति केंद्र हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड या पुराना विश्व। उसके बाद 2 सेंटर हैं सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। तो इन दोनों केंद्रों को हम लोग मिला के बोलते हैं न्यू वर्ल्ड या नया विश्व। तो अब इसको हम लोग मैप की सहायता से देख सकते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र दिए हुए हैं विभिन्न कृषि पौधों के। तो इसमें आप देख सकते हो पहला जो है वो चीन है, दूसरा है भारतीय केंद्र और तीसरा है मध्य एशिया। ये तीनों के तीनों जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा और पांचवा जो है ये यूरोप महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर उसके बाद फिर छठा जो है ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो ये जो 6 केंद्र हैं पहले उत्पत्ति केंद्र जो हैं 6, इनको ओल्ड वर्ल्ड या पुराना विश्व माना जाता है। उसके बाद नए विश्व की ओर चलें अगर अपने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य अमेरिका जो है ये 7वां है और दक्षिण अमेरिका जो है ये 8वां है। तो इनको हम लोग नया विश्व या न्यू वर्ल्ड जो है वो मानते हैं। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, उद्भव केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आपको देनी है। प्राथमिक उद्भव केंद्रों के नाम बताइए। तो जो 8 नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपको लिख देने हैं। ये केंद्र किस तरह से आज के संदर्भ में फसल सुधार में उपयोगी हैं, तो ये आपको यहाँ पे विस्तार से समझाना है। उसके बाद पूर्ण बनाम अपूर्ण पुष्प, परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट फ्लावर। तो पूर्ण पुष्प या परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, तो जब किसी पुष्प में दोनों के दोनों जो जनन भाग हैं यानी कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग यानी कि पुंकेसर व अंडक दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसा पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसको हम लोग पूर्ण पुष्प कह सकते हैं। उसके बाद अपूर्ण पुष्प या इम्परफेक्ट फ्लावर की बात करें तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं उनमें केवल एक ही जनन भाग होता है, या तो नर जनन भाग होगा या मादा जनन भाग होगा। तो इसमें या तो पुंकेसर होगा और या फिर अंडक होगा। यानी ऐसे जो पुष्प हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी पुष्पों को हम लोग अपूर्ण पुष्प कह सकते हैं। तो इसमें नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प जो है वो अलग होगा। अब क्वेश्चन देखो, पूर्ण पुष्प के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद डाइक्लाइनी या एक लिंगता की हम लोग बात कर लेते हैं। तो डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी इसको बोल देते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो जब पौधों के अंदर एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं तो इस तरह की जो अवस्था है इसको डाइक्लाइनी या एक लिंगता कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों में नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। अब ये फिर आगे 2 प्रकार के हो सकते हैं, द्विलिंगाश्री यानी कि मोनोइशियस और फिर एक लिंगाश्री यानी कि डायोशियस। तो द्विलिंगाश्री या मोनोइशियस की बात करें तो जब नर और मादा पुष्प दोनों के दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं तो इस तरह की जो अवस्था है उसको द्विलिंगाश्री या मोनोइशियस कहा जाता है। इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, मक्का। एक लिंगाश्री या डायोशियस की अगर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है, जब नर और मादा पुष्प दोनों के दोनों भिन्न पौधों पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब नर पुष्प नर पौधे पर और मादा पुष्प मादा पौधे पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो ऐसी जो अवस्था है इसको एक लिंगाश्रीय या डायोशियस कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर पपीता और खजूर जो है, ये 2 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, किस स्थिति में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर आते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा जो द्विलिंगाश्री स्थिति है उसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द्विलिंगाश्री। उसके बाद प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम लोग फसली पौधों के अंदर प्रजनन करवाते हैं। तो सबसे पहले हायर यील्ड या उच्च उपज, तो प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रजनन करवाते हैं। दूसरा गुणवत्ता सुधार या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो गुणवत्ता जितनी ज़्यादा होगी फसल उत्पाद की उतना ही ज़्यादा मूल्य हमें बाजार के अंदर मिलेगा। उसके बाद डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, रोग व कीट रोधिता, तो ये एक तरह के बायोटिक स्ट्रेस होता है या जैविक प्रतिबल होता है फसलों के लिए जो कि उत्पादन को कम कर देता है। तो इनके प्रतिरोधी किस्में विकसित की जाती हैं। उसके बाद अर्ली मैचुरेशन या शीघ्र परिपक्वन, तो जो फसल है वो कम समय में पककर तैयार हो जाए ऐसी किस्में हमें तैयार करनी होती हैं।
फोटो इंसेंसिटिविटी या प्रकाश असंवेदिता, तो जो फसली पौधे हैं उनमें प्रकाश काल के प्रति संवेदिता पाई जाती है, जिस कारण जो फसल की किस्में हैं वो सभी क्षेत्रों में हम लोग नहीं उगा सकते। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें प्रकाश असंवेदी किस्मों को विकसित करना होगा। उसके बाद नॉन शैटरिंग या अविशरण की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशरण क्या होता है, शैटरिंग। तो जैसे कि सरसों है, तो सरसों के अंदर क्या होता है, जब हम कटाई करते हैं तो अगर पौधा बहुत सूख गया है तो जो बीज हैं वो अपने आप ही उसके फल से नीचे गिरने लग जाएंगे, थोड़ी सी मैकेनिकल या हम कह सकते हैं भौतिक दबाव की वजह से। तो इसको विशरण कहा जाता है। अब हमें ऐसी किस्मों को विकसित करना है जिसमें नॉन शैटरिंग का गुण हो या अविशरण का गुण हो। उसके बाद सिंक्रोनस मैच्योरिटी या समकाल पक्वता, तो इसमें जो फसल के पौधे हैं वो एक ही समय पर पककर तैयार हो जाएं ताकि हम एक ही समय पर उसकी कटाई और गहाई कर सकें। उसके बाद ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंस, सूखा व लवण रोधिता, तो ये जो है एबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक प्रतिबल होते हैं जो कि उत्पादन को कम कर देते हैं, तो इनके प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करना हमारा उद्देश्य रहता है। उसके बाद प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी प्रजनन विधियों का उपयोग विभिन्न फसलों में हम लोग करते हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहले प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुष्टापन, प्योर लाइन सिलेक्शन, शुद्ध वंशक्रम वरण, मास सिलेक्शन, समूह वरण, बल्क मेथड, पुंज विधि, बैक्रॉस मेथड, प्रतीप संकरण विधि, ईयर टू रो मेथड, भुट्टे से पंक्ति विधि। उसके बाद आवर्ती वर्ण यानी रिकरेंट सिलेक्शन, फिर हेटेरोसिस ब्रीडिंग यानी कि हेटेरोसिस प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी कि उत्परिवर्तन प्रजनन, और क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनिया वर्ण। तो इन प्रजनन विधियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या होता है। तो जब पौधे के अंदर भ्रूण में बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो तो इसको हम लोग असंग जनन कहते हैं। असंग जनन, असंग का मतलब होता है निषेचन के बिना, जनन का मतलब रिप्रोडक्शन है ही। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भ्रूण में बीज का निर्माण है वो लैंगिक जनन से होता है, और लैंगिक जनन में निषेचन जरूर होता है। तो यहाँ पे निषेचन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी भ्रूण और बीज बन रहे हैं, तो इसका मतलब असंग जनन या एपोमिक्सिस जो है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। उसके बाद द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की अगर अपने बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो परागकण है उसके अंदर दो नर केंद्रक होते हैं। इसमें एक नर केंद्रक जो है वो तो अंड कोशिका के साथ युग्मित होता है और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है, इसको निषेचन प्रथम बोल देते हैं। दूसरा जो नर केंद्रक होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ युग्मित होता है और एक त्रिगुणित पैन बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसको हम लोग बोल देते हैं निषेचन द्वितीय। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो निषेचन हो रहे हैं, इसीलिए इसको द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जितने भी फसली पौधे हैं वो आवर्तबीजी पौधे होते हैं। ये जो द्विनिषेचन है ये आवर्तबीजी पौधों का लाक्षणिक गुण है, इसका मतलब ये फसली पौधों का भी लाक्षणिक गुण है। उसके बाद त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ये भी आवर्तबीजी पौधों का लाक्षणिक गुण है, इसका मतलब सभी फसली पौधों का भी ये लाक्षणिक गुण है। तो इसमें क्या होता है, जब द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो दूसरा निषेचन होता है उसमें एक नर केंद्रक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ युग्मित होता है, तो जिससे क्या बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि पैन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन केंद्रक आपस में युग्मित हो रहे हैं या निषेचन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन।